तो मैंने उनसे हाथ ही जोड़ लिए कि भैया आप कुछ भी मत करो, क्योंकि गाड़ी वो लोग जितनी बार खोलते हैं ना, गाड़ी या तो आपको वैसे मिलेगी नहीं, बंदी हुई, या तो उसमें गाड़ी में कुछ ना कुछ नुक्स निकलेंगे बाद में। भले वो एक चीज़ सही करते हैं, दूसरी चीज़ में इश्यूज आ जाते हैं। कितने बार आप सर्विस सेंटर जा चुके हैं? 70 बार। 70 बार? थोड़ा उन्होंने मेरे को इग्नोर करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने उनके यहाँ से गाड़ी नहीं ली। मैं जीएम के साथ उस आरएम को खींच के ले गया नीचे सर्विस सेंटर। मैंने कहा मुझे बताना मेरी गाड़ी कौन सी है। पापा भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे भाई मुझे पसीने आ रहे हैं, एसी चल रहा है, लग ही नहीं रहा। इसमें कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा क्या है इस गाड़ी में? बाकी अब पहले के कंपैरिजन में सर्विस सेंटर जाना तो कम हो गया होगा। नहीं हुआ। चाबी को पूरा सेट हो गया, वो लेके चलता हूँ मैं। WD-40 मेरे पास रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आए हैं राहुल जी। राहुल जी यहीं नोएडा के रहने वाले हैं। 2009 से सेंट्रो चला रहे थे। 2021 में इन्होंने अपग्रेड करने की सोची अपनी गाड़ी और मिड साइज एसयूवी में जाना चाहा। तो फिर इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद खरीदी ये गाड़ी, और ये गाड़ी है आपकी कुशाक। कुशाक का ये एक्टिव वेरिएंट है और ये शुरुआती लॉट्स में से है ये गाड़ी। लेकिन बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। गाड़ी तो हालांकि इन्होंने 16,500 किलोमीटर चलाई है, लेकिन इसके खर्चों का, इसकी सर्विस का सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। अगर आप स्कोडा की कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। और मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी पे कैसे जाना हुआ? सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे जाना हुआ, पहले तो मैं निसान का बहुत बड़ा फैन था, तो घर में निसान की गाड़ी थी, टेरानो थी, देन किक्स आई। अच्छा, सेंट्रो का क्या कहानी है फिर? बताता हूँ मैं। मेरे कजिन है, तो उन्हें निसान की गाड़ी ली। फिर मेरे को भी बहुत मन आया, किक्स चला के देखा कि किक्स चाहिए मेरे को। मैंने मैग्नाइट भी बुक करी थी जब आपने अपग्रेड करने की सोची। हाँ, मैंने मैग्नाइट बुक कराई थी। उसका बजट जा रहा था 10,60,000 और ये 11.5 ऑन रोड की पड़ी थी उस टाइम मेरे को। अच्छा। तो मेरे को वहाँ दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैं निसान के लिए इतना पैसा नहीं दूंगा। फिर मैं मेरे कलीग हैं साथ में, वो स्कॉर्पियो की डिलीवरी ले रहे थे 63 में। अच्छा। साइड में शोरूम था स्कोडा का, तो उन्होंने बोला जाके थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। तो मैंने ये गाड़ी देखा, थोड़ा मुझे रेट ज़्यादा लगा, 13-14 लाख तक जा रहा था। तो उसके जो सर्विस एडवाइज़र हैं और जो साथ में सेल्स टीम के बंदे हैं, उन्होंने बोला सर आप चाबी ले जाइए, आप गाड़ी को आधा किलोमीटर चला लीजिए, आप बोलोगे नहीं कि मुझे नहीं लेनी। अच्छा। मैंने चलाई, मैं हल्दीराम तक ले गया, आधा किलोमीटर चलाया, मैंने गाड़ी वहीं डन कर दी, क्योंकि इसका राइड एंड हैंडलिंग मेरे को इतना बढ़िया लगा कि मैं फिर कर नहीं पाया कि नहीं मुझे ये नहीं लेनी। आज भी लगता है राइड एंड हैंडलिंग? राइड एंड हैंडलिंग इज अ फीचर टॉप नॉच, जर्मन्स में ये है। मुझे एक बात बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस गाड़ी में? जैसे रैटलिंग नॉइज भी काफी लोगों ने कंप्लेन करी है, वो हुई है आपके साथ? रैटलिंग नॉइस डे बाय डे, जैसे मैं गाड़ी को गांव की तरफ यूज़ करता गया, नॉट इन शहर, तो गाड़ी में से रैटलिंग नॉइस आनी स्टार्ट हो गई थी, वो बढ़ गई थी। अच्छा। या बट मैंने उन्हें बोला, चेक करवाया, वो गाड़ी अंदर से करते थे चीज़ें वगैरह, बट वो 2-3 हफ्ते रही, फिर वो ख़राब हो गया। अच्छा। तो मैंने उनसे हाथ ही जोड़ लिए कि भैया आप कुछ भी मत करो, क्योंकि गाड़ी वो लोग जितनी बार खोलते हैं ना, ये स्कोडा में एक बेंचमार्क है, आप कहीं भी ले जाओ, वो गाड़ी को जैसे खोलते हैं ना, गाड़ी या तो आपको वैसे मिलेगी नहीं, बंदी हुई, अच्छा। या तो उसमें गाड़ी में कुछ ना कुछ नुक्स निकलेंगे बाद में। भले वो एक चीज़ सही करते हैं, दूसरी चीज़ में इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा है। आपके साथ हुआ है? ये मेरे साथ भी हुआ है, और भी कस्टमर्स हैं, मैंने वहाँ देखा है उनको। पावर विंडो में इशू आया करते थे शुरुआती लॉट में, ये आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। 4 महीने हुए थे, गाड़ी 3,000 चली थी मुश्किल से। तो जो वायर इसको अप एंड डाउन करती है शीशे को, वो वायर कटी हुई मिली। जब मैंने उनसे चेक करवाई कि क्या हो रहा है, वायर में इश्यूज आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। फिर लास्ट ईयर की बात है, पावर विंडो राइट साइड वाली जो है वो मास्टर मोटर है, ठीक है, ये तीनों से अलग है इसका पार्ट। ठीक। तो वो अप एंड डाउन नहीं हो रही थी। फिर मैंने गाड़ी का बैटरी निकाला, उसे लगाया, फिर वो चलने लग गई। फिर उन्होंने दोबारा से मैंने चेक करवाया, उनके स्कैनर में भी कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा। उन्होंने स्कैन करा, उसमें कोई रिपोर्ट में कोई इश्यूज नहीं है, जैसे नॉर्मली आते हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि हेल्प करिए क्या है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। जीएम थोड़े मेरे जानने वाले, तो उन्होंने हेल्प करी मेरी कि हाँ ये चीज़ है, तो उन्होंने प्रूफ भेजा वीडियो बना के कि ये इश्यूज आ रहे हैं। फिर वो उन्होंने चेंज कर दिया, बट उन्होंने टाइम लगाया थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे इशू हैं, बाकी आपको तो पता ही है क्वालिटी डाउन इन्होंने करी है, तो उसकी वजह से रैटलिंग वगैरह तो आनी ही थी। बाकी कोई पावर ट्रेन से रिलेटेड, सस्पेंशन से रिलेटेड कोई इशू? कोई इशू नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि 16,000 किलोमीटर में आपने एक बार डिस्क चेंज कर दी है, ब्रेक डिस्क, उसका क्या रीज़न था? फैब की बात है, तो मैं चेक करवा रहा था जब सर्विस थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा। फिर मैंने चेक भी करवाया उन लोगों से, तो कह रहे थे कि इसकी जो पैड्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, वो ज़्यादा नहीं चल रहे थे। मैंने वो पैड चेंज करवा दिए।
फिर उन्होंने बोला कि आप ब्रेक डिस्क के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको यूज़ करिए। एक दिन यार ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने की बात होगी, गाड़ी हार्डली 1000 किलोमीटर चली होगी, हार्डली सर्विस के बाद। नॉर्मली चेक करने के लिए मैं गाड़ी को 100 पे भगा रहा था, रात की बात है, 8-9 बजे की हाईवे पे। तो गाड़ी को मैंने ब्रेक मारा तो जटरिंग की नॉइज़ आने लग गई। अच्छा। मैंने तुरंत फ़ोन घुमा दिया कि भाई मुझे गाड़ी में चेंज करवाना है। हाँ। गाड़ी ले ही नहीं रही है ब्रेक्स 100 किलोमीटर पे। फिर वो डाउनग्रेड होती चली गई। फिर जैसे जैसे वो डाउनग्रेड हुई, मैंने तुरंत गाड़ी उठाई अगले दिन कि भाई मुझे सामान चाहिए। मैं गया, मैंने वहाँ से सामान उठाया, क्योंकि उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में वो डिस्क नहीं थी, अवेलेबल ही नहीं था। 3 महीने हो गए थे अच्छा। कहीं। हाँ, फिर मैंने वो डिस्क चेंज करवाए अप्रैल में। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज़ गुड, ब्रेक्स बढ़िया हो गए, राइड एंड हैंडलिंग और बेटर हो गई। सर्विस के बाद जो इंजन है उसमें नॉइज़ कम हो गई है, स्मूथ चल रहा है बहुत, माइलेज तो बहुत ही बढ़ गया है। अच्छा, माइलेज कितना मिल रहा है? लोकल में अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में हो तो 10 या 11, अगर आप चल रहे हो एसी के साथ तो मेरे को 15 से 16 मिल रहा है। हाईवे पे अराउंड 25 से 27 मिल रहा है विद एसी। 25 से 27 कितने की स्पीड में? 80 to 100 तरीके से चलाने पे टर्बो को आप 1600-1500 पे रखिए और मैक्स टू मैक्स 100 तक ले जाइए, फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर दोबारा ले जाइए। तो मैंने ये ट्राई करा है और अगर टैंक टू टैंक करा है। इतनी ट्रिक लगाकर कोई नहीं चलाएगा फिर कितना देगी ये? इतनी ट्रिक तो हार्डली 18-20 आराम से दे देगी? नहीं देगी। वो मैं कर चुका हूँ। अगर आप बार बार टर्बो को अप करोगे, गियर डाउन करोगे, हाईवे पे भी ओवरटेक बार बार करते रहोगे तो नहीं देगा माइलेज। 13-14 मैक्स। हमने इसका स्लाविया का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया है 1 लीटर वाली का, मैनुअल का। वो 17 कुछ आया है हाईवे पे 100 की स्पीड में, और नॉर्मली सिटी भी थी उसमें इंक्लूड। तो 17 के आसपास का ये एवरेज अच्छा निकाल देती है। हालांकि इसका 1.5 वाला जो इंजन है वो ज़्यादा बढ़िया एवरेज निकालता है। और अभी की जो गाड़ियाँ हैं आपने देखी हैं, उनमें ऐसा कुछ नया अलग करा है इन्होंने? पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करा है, ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने पुराने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी हैं, बट उन्होंने क्वालिटी बहुत डाउनग्रेड कर दी है। पेंट क्वालिटी, जो कार्बन स्टील कलर आ रहे हैं उनमें बहुत घटिया क्वालिटी का कार्बन स्टील आ रहा है। अब ये भी कैसे पता चला आपको? लास्ट ईयर हमने एक गाड़ी ली थी। हाँ। मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने गाड़ी ली थी, हमने डिलीवरी ले ली। हमने गाड़ी पे पीपीएफ कराने के लिए एक जगह भेजा। पीपीएफ अप्लाई करने से पहले वो थोड़ा सा पेंट को चेक करते हैं, थोड़ा सा उसको बफिंग करते हैं, करेक्शन होती है पेंट की, स्क्रैचेस की जो प्लांट से आते हैं। तो वो नॉर्मल ऐसे ही चेक कर रहे थे, तो गाड़ी के ऊपर पिन होल्स थे। अच्छा। वो इतने गंदे लग रहे थे, मैंने फोटोज भी लिया, मैंने दिखाया भी, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो अपनी पेंट क्वालिटी के काफ़ी जो है तारीफें करते हैं। हाँ, पेंट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो पिन होल वाला अभी भी इशू है। मैं अभी मार्च में गया था इनके शोरूम में, 2 शोरूम में मैं ऐसे गया हूँ। मैं जब डिस्क लेने गया था तो अलग शोरूम में गया था, जब कुछ सामान गाड़ी का लेने गया था तो अलग शोरूम में गया था। वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ कार्बन स्टील खड़ी थी, ब्लैक, उस जो ब्लैक काइंड ऑफ कलर है इनका। नई गाड़ी खड़ी थी डिलीवरी के लिए। तो मैंने जस्ट ऐसे चेक करने के लिए बोनेट पे और पीछे डिग्गी पे मैंने नज़र मारी, मैंने थोड़ा देखा, हाथ लगा के मैंने देखा, तो तब भी वो इश्यूज़ थे। 1 साल बाद भी वो इश्यूज़ हैं पिन होल्स वाले। 2 साल से ऊपर हो चुका है गाड़ी को। और कितने बार आप सर्विस सेंटर जा चुके हैं? 70 बार। 70 बार ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, 70 बट बार? मिनिमम 30-35 बार तो रिकॉर्ड्स में भी होगा। क्या बात कर रहे हैं? और एक पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए मैं 10 बार गया हूँ, तो वो ऑन रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कंप्लेंट तो ओपन ही है। अच्छा, आप समझ सकते हो। मतलब क्लोज करके उन्होंने भेजी नहीं, फिर आप गए दोबारा? क्लोज करके वो भेज भी देंगे, बट वो उसे गाइडेंस में रखेंगे थोड़ा कि क्या इश्यूज हैं सर, एक बार बता दीजिएगा। तो वो एक तरह से ओपन ही रहती है मेरे लिए। तो एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप 10 बार गए हो? सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं 10 बार गया हूँ। बैटरी हो गई, बैटरी लीक हो गई, विंडशील्ड का तो खैर वो कोई इशू नहीं है। और विंडशील्ड में क्या हुआ था? गाड़ी लेने के 15 दिन बाद खड़ी थी नॉर्मली घर पे, गाड़ी का विंडशील्ड यहाँ से क्रैक हो गया था। ओके, कहीं पर ऐसा तो नहीं था किसी ने हिट किया, आपने देखा ना? नथिंग, कुछ नहीं था। मैं सुबह आया, मैं ऑफिस में था, ऑफिस में गाड़ी पार्किंग में बाहर खड़ी थी, सेफली थी, कुछ नहीं हुआ था। गाड़ी में यहाँ से लेके हाथ तक क्रैक था। ओके। बाल जैसा आ जाता है। हाँ। मैंने फिर सुबह कंप्लेंट करी, मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला सर आपने तोड़ा है। तो मैं अपने लोकल वाले जो पास वाला शोरूम है, मैं वहाँ पे गया रेदर देन उस शोरूम पे, क्योंकि वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि सर हम नहीं करेंगे, ये शीशा आपने तोड़ा है। वो कर रहे थे इंश्योरेंस पे, पर मैं इंश्योरेंस क्यों दूँ? अच्छा, हाँ। मेरा कोई वो हिट तो है नहीं कि मैंने कोई मारा है या कोई है। फिर मैं लोकल वाले शोरूम में गया, मैंने वहाँ उनसे बात करी, वो सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने बोला सर आपने मारा है। तो उनके जो RM थी, उनका नाम तो मैं क्या ही लूँ यहाँ पे, RM थी, रिलेशनशिप मैनेजर। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मेरे को इग्नोर करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने उनके यहाँ से गाड़ी नहीं ली है। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
उन्होंने देख लिया आगे दूसरा गाड़ी का मतलब सेल का कोई और बंदा है, उसके नाम जो आगे लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे, तो उन्होंने वो देखते मना कर दिया एक तरह से। अब जाके ये लोग थोड़ा खेलते हैं इन चीज़ों में कस्टमर के साथ। मैंने उनसे बोला, फिर उनका ये रिप्लाई आया कि सर हमने आपकी गाड़ी देखी है तो ये ना आपका इंश्योरेंस में ही होगा। मैंने उनसे बस ये पूछा कि आपने गाड़ी का कलर बता दीजिए कौन सा है, तो उन्होंने गाड़ी का कलर बताया कार्बन स्टील। ये गाड़ी का कलर कार्बन स्टील नहीं है। मैं वहाँ खेल गया उन लोगों के साथ। फिर मैंने एकदम ताली बजा के बोला सबके सामने, मैंने कहा आइए आपको कार्बन स्टील कलर दिखाते सिल्वर के साथ। मैं जीएम के साथ उस आरएम को खींच के ले गया नीचे सर्विस सेंटर। मैंने कहा मुझे बताना मेरी गाड़ी कौन सी है। उसने किसी और कस्टमर की कार्बन स्टील दिखा दी। मैंने कहा वो है ही नहीं, आओ दिखाते हैं। फिर एक वारंटी डिपार्टमेंट में एक बहुत बढ़िया बंदे हैं दिल्ली एनसीआर में, उनका नाम है कि कोई भी इशू आता है वो इंसान सही करता है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, एक नितिन जी करके हैं, वो मुझे वहाँ मिले थे। उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने वो वारंटी में मेरा ग्लास चेंज करवा दिया। उन्होंने गाड़ी को देखा, ये सब खुलवाया, उन्होंने बोला कि हाँ ये फैक्ट्री से इश्यूज़ हैं, हम ये चेंज करवा देते हैं। अच्छा, तो वहाँ मेरी हेल्प हो गई। दिसंबर की बात है, मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था। गाड़ी 2 दिन के लिए ऐसे ही पार्क कर दी, पापा को मैंने दे दी कि आप थोड़ा ध्यान रखना। गाड़ी ढक के रखी हुई थी, ठंड का टाइम था, तो गाड़ी की सारी लाइट्स खुद जलने लग गई, अंदर की बाहर की सारी जितनी भी है। गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही है, ठीक है, गाड़ी ढकी हुई रखी हुई है, गाड़ी चला रहे हैं, 2-3 दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैनुअल में देखा, कुछ नहीं लिखा हुआ कि गाड़ी क्यों करती है ऐसा, ना सर्विस वाले ने किसी ने कुछ बताया हमें, जैसे नॉर्मली ओनर को बताते हैं, कुछ नहीं बताया। अब पापा परेशान कि भाई वो तो सेंट्रो के ज़माने के लोग हैं, अब उन्हें वो परेशान हो रहे हैं, मैं यहाँ हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ी में क्या हो गया। फिर गाड़ी की मैंने चाबी यहाँ से करवाई, खुलवाई मैनुअली, फिर वो बैटरी हटाई मैंने, फिर अगले दिन जंप स्टार्ट करवाई। अच्छा, बैटरी डाउन हो गई थी? बैटरी डाउन होगी 2 दिन में, 2 दिन में बैटरी डाउन। जब लाइट्स ऑन हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बातें हो जाएगी। हाँ, ये लाइट्स हो गई। अच्छा, अंदर का सारा लाइट हो गया, और पीछे के जो लाइट्स हैं जो टेल पे हैं, जो बताती वो नंबर प्लेट वाली लाइट्स हो गई, एलईडीज हो गई, टेल लैंप्स हो गए, वो फ्लिंक कर रहे थे थोड़े। और गाड़ियों में अंदर लिखा हुआ आ जाता है, बैटरी का साइन आ जाता है। इसमें गाड़ी टोटल डाउन जाने से पहले बताती है थोड़ा, मतलब कुछ वो देती है जेस्चर, ऐसा है इनमें। बैटरी का ख़राब होने का रीज़न है गाड़ी की बैटरी लीक कर रही थी। अच्छा, मैंने उनसे चेक करवाया, बाद में कुछ इन्फोटेनमेंट में कोई इश्यूज आ रहे थे। जब मैंने वो चेंज करवाया, थोड़ा इसके सॉफ्टवेयर अपडेट कराए, फिर मैंने गाड़ी की लीकेज चेक करवाई, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। मैंने जब तक गाड़ी की बैटरी चेंज नहीं हुई थी, मैं लगभग 1.5 साल में रोज़ सुबह और रोज़ शाम को जाके गाड़ी क्रैंक करता था एक बार 10-10 मिनट के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी तगड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास पहुंचने वाला है टेम्परेचर, और एसी का क्या हिसाब किताब है? अभी जैसे मैंने इसको ऑन करा, हाँ जी, 2 पे रख रखा है, कूलिंग उतनी कुछ खास हो नहीं रही है। हाँ, क्योंकि टर्बो ऑफ है। हाँ, तो कूलिंग अगर आपको करनी होगी तो 1 या 2 पे रख के मिनिमल पे, और टर्बो ऑन करके, और आप अगर कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे तो थोड़ा बहुत ठंडा करेगा, एल्स वो नहीं करेगा, वो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। और मेरे घर में भी थोड़ा है, पेरेंट्स भी बोलते हैं, पापा भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे भाई मुझे पसीने आ रहे हैं, एसी चल रहा है, लग ही नहीं रहा। देखो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो वहाँ पर टर्बो कहाँ ऑन होता है, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल उस पे भी, मतलब नॉर्मल लोकल ट्रैफिक पे भी ना 40-45 पे चल रही है गाड़ी, तो वहाँ एसी इफेक्टिव नहीं है इसका। हाईवे पे फिर भी है, कितनी भी गर्मी होगी आपको हाईवे पे मिलेगा, बट उसमें भी थोड़ा गाड़ी में एक डिज़ाइन का फ्लॉ है। जो जैसे इसका जो डैशबोर्ड है उसके नीचे ही आगे की साइड ना टर्बो चार्जर है। जब गाड़ी ज़्यादा हाईवे पे चलती है, उधर से जो हल्की सी हीट है वो डैशबोर्ड के थ्रू आती है, और ये मैंने फील किया है। वहाँ पे भी हल्का सा गाड़ी के अंदर वो गर्माहट मेरे को महसूस होती है। मैंने एक साल से मैं इसको थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, अभी भी आप बता रहे हो कि हल्की फुल्की रहती है। अभी जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस रोड में हल्की हल्की क्रीकिंग साउंड आ रही थी, सेंटर कंसोल से आवाज आ रही जहाँ जहाँ बॉडी टच हो रही है। हाँ जी, तो इसको अभी तक रखने का रीजन क्या है, और कोई क्यों जाए इस गाड़ी में, ये बताओ। सर सीधी सी बात है, जो इंसान ज़्यादा गाड़ी को चलाता नहीं है, जिसकी रनिंग बहुत कम है, जिसकी रनिंग हार्डली साल में 10,000 है या 15,000 होगी, वो इस गाड़ी की तरफ जा सकता है। जिसकी रनिंग हाईवे पे है 80%, वो इस गाड़ी की तरफ जा सकता है। अच्छा, लेकिन जिसकी रनिंग लोकल में ज़्यादा है वो कृपया करके इस गाड़ी की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत इश्यूज हैं वहाँ पे। वो बंदा परेशान हो जाएगा, क्योंकि मैं इस गाड़ी को अगर मैं लोकल में आधा किलोमीटर जाम में अगर लेके फंस गया तो इसका क्लच इतना हार्ड है, पैरों में दर्द हो जाता है। इसमें कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा क्या है इस गाड़ी में? ड्राइविंग डायनेमिक्स हो गई, गाड़ी को जब जहाँ रोकना है आपको वो वहाँ पे रुक जाएगी, कोई इश्यूज नहीं है। और राइड एंड हैंडलिंग हो गई कि स्टीयरिंग कैसे काट रहे हैं आप,
तो वहाँ पे यही एक मेरा मेन रीज़न है कि मैं इस गाड़ी को रख रहा हूँ और आगे भी स्कॉडा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी चलाने के बाद कोई समझ में नहीं आएगी आपको। जर्मन चलाने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, भले ही वो मेंटेनेंस हाई हो, लेकिन काफ़ी बार मुझे इस गाड़ी ने बचाया एक्सीडेंट होते हुए। अच्छा, हाँ जी। रेस ड्राइव करते हैं क्या? रेस ड्राइव बहुत मिनिमल, हाँ। लाइक जब मैं तेज़ चल रहा हूँ तब तो बिल्कुल नहीं, तब की बात है। तो एक बार क्या हो रहा था, मैं नॉर्मल ऐसे हाईवे जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके सर्विस रोड पे चल रहा था, तो बम्प आया एकदम। बम्प आया पीछे वाली गाड़ी में, वो कुछ इनमें सिस्टम रहता है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, गाड़ी के ब्रेक्स लग जाते हैं पर्टिकुलर टायर के, गाड़ी के इंजन की जो पावर है वो कट हो जाती है, गाड़ी अपने आप कट कर देती है। तो वो इसमें है, मुझे पता नहीं था कि वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। हाँ, ट्रैक्शन वाला, हाँ राइट। तो मुझे पता भी नहीं था 1.5 साल में कि वो काम कैसे करता है गाड़ी में। मैंने बस सुना है, क्योंकि मैं कभी भी उस चीज़ से वाकिफ नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल गाड़ी में एयर बैग है, अब भाई काम करता हुआ तो तभी पता चलेगा ना जब वो सिचुएशन आएगी। तो वहाँ वो ब्रेक्स हो गए। एक बार अभी क्या हुआ, आगे से एकदम से टेम्पो निकल के चला गया, मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा था सेक्टर वाली, तो वहाँ हुआ ये कि गाड़ी में जो जैसे मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। तो ये मेन रीज़न है कि भाई मुझे काफ़ी बार इस गाड़ी ने मतलब मरते मरते बचाया है। एक चीज़ मैं कितनी अच्छी इस गाड़ी में महसूस कर रहा हूँ, स्टीयरिंग जो इस गाड़ी का है ना बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही शार्प है और साथ के साथ लाइट भी है। स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाते ही गाड़ी जो है डायरेक्शन चेंज कर रही है। डायनेमिक्स तो अच्छे हैं ही, नो डाउट, और राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। कोई है जानकारी भी जिन्होंने अभी गाड़ी ली है हाल फिलहाल में 2024, और 2024 वाले क्या बोलते हैं? क्योंकि आप सर्विस सेंटर के 70 चक्कर अगर काट चुके हो तो आपको दिखती होंगी वहाँ पर गाड़ियाँ। और मुझे ये भी बताओ, सर्विस महंगी है, सस्ती है? आपने वारंटी वगैरह ले रखी है? वारंटी ले रखी है, 6 इयर्स की है। अच्छा, सर्विस पैकेज 7 इयर्स। ओके, तो खर्चा आता है? खर्चा सर बहुत आया है। सेकंड सर्विस में बिल मेरा 15,000 आया है। क्या बात कर रहे हो? पैकेज लेने के बाद। क्यों? जो ब्रेक डिस्क हो गए, पैड्स हो गए, वो ऑलमोस्ट घिस चुके थे, तो मुझे वहाँ वो चेंज कराने थे। 13-14 हज़ार में वो दे वर लाइक टोटली ऑलमोस्ट गॉन फॉर 80%। 1000 किलोमीटर और चलाने के बाद मुझे चेंज ही कराने पड़े, क्योंकि फिर वो मुझे गाड़ी में मज़ा ही नहीं आ रहा था ब्रेक लगाने में। डिस्क वेयर आउट होने का कोई टेक्निकल रीज़न? क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। 16,000 किलोमीटर के पीछे टेक्निकल रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी बार मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे बार बार ब्रेक्स मारने के लिए क्या होता है कि ये एरिया ऐसा है, या मैं रात में जैसे निकलता हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट थी, 2 साल मैंने लगभग नाइट शिफ्ट में काम किया गाड़ी लेने के बाद। तो वहाँ पे कई बार मुझे ब्रेक्स मारने पड़ जाते हैं, कहीं आगे से ट्रक आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वहाँ ब्रेक का यूज़ मेरा ज़्यादा रहता है गाड़ी में। हाईवे पे भी मेरा काफ़ी रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वेयर एंड टियर है ज़्यादा गाड़ी का, बट वो ब्रेक का तो रहेगा, क्योंकि इनकी गाड़ियों में जो जर्मन जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं उनके ब्रेक पैड्स में वो हल्का सा जो पाउडर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग फॉर ब्रेक बाइटिंग, तो वहाँ पे वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ये है नॉर्मल इन गाड़ियों में। पार्ट कैसे हैं? कॉस्टली हैं, सस्ते हैं? पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। अच्छा। थोड़े से, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि जस्ट बिकॉज पार्ट्स महंगे हैं तो मैं गाड़ी को ना लूँ, सर इसका कोई मेरा लॉजिक नहीं बनता। बिकॉज आपको जब ऐसी गाड़ी मिल रही है जहाँ पे सेफ्टी है थोड़ी गाड़ी में, माइलेज वगैरह सर बेटर है, कोई ऐसा ख़राब इशू नहीं है। अगर गाड़ी को एक पंप से ही यूज़ करोगे फ्यूल जो है और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो गाड़ी का इंजन धोखा नहीं देगा माइलेज। पंप वाली चीज़ हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ट्रैवल करते रहते हैं ना, बट ये है कि अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो पेट्रोल के तो ज़्यादा सही है आपके हिसाब से। जी, आप बता रहे थे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की वजह से लीकेज हो रही थी ना? हाँ करंट की। हाँ जी। तो अब सही हो गया बिल्कुल? हाँ, वो हो गया सही। अच्छा। मैंने इसका कैनवस, इसका जो वायरिंग हार्नेस है वो मैंने चेंज कराया। मैंने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर आता है, तो जिसका सॉफ्टवेयर है वो चाइना से ही कैनवस का सॉफ्टवेयर होता है, मैंने वो अपडेट करा, गाड़ी की मैंने लीकेज चेक करवाई एंड वो फाइन हो गया। शुरुआत से इतना हार्ड है क्या क्लच इसका? हाँ, ये ऐसे ही है, और गाड़ियों में भी ऐसे ही है। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके क्लच थोड़ी सी लाइट है, लेकिन क्वालिटी भी उन्होंने डाउनग्रेड करी है अपने क्लच की, मैंने देखा है। ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गाड़ियाँ देखी हैं। अच्छा। और उन्होंने अपना क्लच के वेंडर्स वगैरह चेंज करे हैं, तो आपको हर वेंडर का मतलब हर पर्टिकुलर अलग वेंडर्स के इनके पास सामान मिलेंगे। काफ़ी सारे ऐसे क्लच के इश्यूज आए हैं, मैंने देखा है कि गाड़ी 9,000 8,000 में भी ख़राब हो गई। राइट वाला दरवाजा भी थोड़ा बहुत पाँव लगने पे हल्की सी कभी कभार कर रहा है, सेंटर कंसोल कर रहा है, लेकिन ये क्रेटा से कम कर रहा है। क्रेटा में बहुत बुरा होता है। और ये क्या हो गया? ये आपने ड्राई क्लीनिंग करवाई है क्या? नहीं, ये ऐसे ही था एक्चुअली। ये वहाँ पे शो पीस पे रखी हुई थी गाड़ी, ये पूरी दिल्ली की लास्ट एक्टिव पीस बची हुई थी। अच्छा। जो 600 पूरे ऑल ओवर इंडिया बनी थी उनमें से। तो वहाँ लोगों ने थोड़ा गाड़ी में कवर वगैरह निकाले होंगे, सीट वगैरह निकाले होंगे कवर्स के लिए, ये सब फिट मैंने वहीं से करवाया कवर्स।
लगे लगाए मिले थे, तो मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उठा ली क्योंकि मुझे 2-3 लाख रुपए सस्ती पड़ रही थी। बट मैं सीधी सी एक बात बोलूँगा, आपको कुशाग लेनी है या फॉक्सवैगन की कोई भी गाड़ी लेनी है, पहली बात लो मॉडल मत लो। आप बोलोगे कि मैं स्पीकर ये सिस्टम बाहर से लगवा लूँगा, भाई ये मत करना बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको बैटरी का इशू चेक करवाना पड़ेगा, लीकेज का। उससे बेटर है आप 1-2 लाख डाल के गाड़ी में डला डलाया सामान स्कॉडा से ले लो, दैट्स इट। आप ज़्यादा छेड़खानी मत कराओ गाड़ी में, वरना इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है इसका, स्कोडा का? सर्विस एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी बेटर है। मैं कल ही मारुति के नेक्सा शोरूम पे गया था, जस्ट मतलब एक फ्रेंड है उनकी गाड़ी के लिए चेक करने के लिए, तो सर आप लगा लीजिए, उन्होंने 10 मिनट बोला था, 1.5 घंटा लगाया, और मेरे को 45-50 मिनट में गाड़ी की सर्विस होके मिल जाती है। अब मुझे एक सटीक आंसर देना, ओवरऑल खुश हो गाड़ी से? ऑब्वियसली सर। चलो अच्छी बात है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अपनी परचेस से खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी अब पहले के कंपैरिजन में सर्विस सेंटर जाना तो कम हो गया होगा? नहीं हुआ? अरे जितनी भी बार सर्विस सेंटर गया हूँ, अगली बार सर्विस सेंटर नए इश्यूज के साथ गया हूँ। साल में जितने वीकेंड होते हैं ना, 80% वीकेंड मेरे सर्विस सेंटर में गए हैं। लेकिन ये है कि वहाँ नॉलेज मिल गया है कि जर्मन गाड़ी को कैसे पालना है। तो अभी मुझे इश्यूज आ रहे थे अप्रैल में, जैसे गर्मी बढ़ी तो जो ऑयलिंग है वो ऑलमोस्ट रबड़ में जो है वो खत्म होती चली गई। तो जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तो कट करके आवाज़ आती थी आगे इंजन में से, माउंट में से। अच्छा। फिर गियर लगने बंद हो गए, जो गियर का बैक गियर है वो लगना बंद हो गया, टाइट हो गया बहुत। मैंने वो ले गया गाड़ी को, मैंने गियर्स में वो लुब्रिकेशन करवाया। आफ्टर दैट इंजन में इंजन बे खुलवाया मैंने, वहाँ मैंने चेक कराया कि वो बैक कर रही थी, तो उन्हें समझ में आ रहा था आवाज़ आ रही है। उन्होंने उसमें लुब्रिकेशन किया, जो उसके माउंट्स हैं रबड़ वाले। तो कोई ओनर है अगर वो ध्यान रखना चाहता तो ऐसा नहीं है कि ली और गाड़ी खड़ी कर दी, आपको एक एक चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन से लेके एवरीथिंग। अच्छा। हाँ जी, चाबी हो गई, चाबी को पूरा सेट हो गया, वो लेके चलता हूँ मैं। WD-40 मेरे पास रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है कुशाग का ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफ़ी इनपुट आपको मिले होंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें और अच्छाइयाँ क्या क्या हैं इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और राहुल भाई आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इनपुट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।